हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग सीधे पढ़ाई पे फोकस करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन के थ्रू इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हर दिन मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही क्लास को स्टार्ट करता हूँ, इसलिए कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे कि नीट है या जेई है, उसमें क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, सिर्फ थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। थ्योरी तो पूछा ही नहीं जाता है, कभी कभी वर्ड्स वाले थ्योरी दे दिया जाता है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 2-4 ही। तो हम लोग क्वेश्चन के ही थ्रू चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास में मैं आपको बताया था, एनर्जी से रिलेटेड जितने टर्म है बता दिया था, ठीक है। बोहर मॉडल में कौन सी एनर्जी यूज की जाती है वो टर्म बता दिया था। वैसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में ये टॉपिक ऑलरेडी दी हुई है, टॉपिक ऑलरेडी क्या हुई है, दी हुई है। तो चलिए इसको हम लोग इम्पोर्टेंट मान के पढ़ते हैं। अरे भाई जरूरी थोड़ी है कि आएगा ही नहीं, आ भी सकता है, तो छोड़ नहीं सकते हो किसी चीज़ों को। वैसे भी आजकल 650 लगभग जा रहा है कट ऑफ, तो तुम लोग समझ सकते हो कि हर एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस हिसाब से आप इसको थोड़ा सीरियस लेकर पढ़ाई कीजिए। तो देखिए आपसे कह रहा है कि टोटल TEE मतलब थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी आपको निकालनी है फॉर Li+2 आयन। कौन से आयन के लिए? Li+2 आयन। फिर एक बार बता देता हूँ कि जितने भी थ्योरीज इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है और जितने भी फार्मूलेज पढ़े हैं, दीज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। फिर से बोल देना चाहता हूँ दोबारा, ये जो फार्मूले हम लोग जो भी डिराइव किए हैं अभी तक इस चैप्टर में, दीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन लाइक एटम भी कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही पाई जाए, उसी के लिए एप्लीकेबल है ये जितने भी फार्मूले हैं। बहुत साफ साफ वर्ड में मैं बोल दे रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Li+2 आयन का मतलब क्या हो गया, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, क्लियर। तो इसमें आपसे थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी पूछ रहा है, TEE। हम फार्मूला जानते हैं, पिछले क्लास में मैं डेराइव भी कर दिया था, आपको बकायदे बहुत अच्छे से। 13.6 Z² 1 - n²। फिर से सुन लो, 13.6 Z² × 1 - n²। अब देखो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग तीसरा क्या यूज करेंगे, एक्साइटेशन यूज करेंगे, मतलब ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, n = 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, n = 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 2 मतलब n = 3 मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n = 3 दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपको, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n = 4 दैट मीन्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये n हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 4। बहुत अच्छे से बकायदे ये मैं आपको बताया हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। मेरे क्लास में आपको कोई भी चीज़ मैं 2 बार लगभग बता ही देता हूँ, तो आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी भाषा जो है, मेरी भाषा सबको समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखो थोड़ी सी मेरी टोन जो है बिहारियों वाली है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो नहीं मानता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि देखो यार तुम साइंस सीखने आए हो, हमारे लैंग्वेज से आपको क्या मतलब है, रहनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। मेरा जो कंटेंट है उस पर फोकस करो। अब इंगेज नहीं कर पा रहा हूँ, ये हो सकता है मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट होता है ऑनलाइन पढ़ाना, ठीक है ना। यहाँ पे एज्यूम करना पड़ता है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ये एज्यूम करके चलना पड़ता है कि कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं, कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं पढ़ने में, काफ़ी कुछ बहुत ब्रिलियंट भी होते हैं, तो सबके एज्यूम करके पढ़ाना पड़ता है, डिफ़िकल्ट काम है। और वैसे भी सबसे दुनिया में डिफ़िकल्ट काम है, जानते हो क्या है, एक इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन को किसी के माइंड में डाल देना। दिस इज द वन ऑफ द टफेस्ट टास्क इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये आपको भले से लग रहा होगा पढ़ाना इजी है, इजी किसके लिए, हमारे लिए इजी है, नो डाउट, आई एग्रीड विथ योर पॉइंट, हमारे लिए इजी है, मेरे लिए और जो टीचर्स हैं उनके लिए, जो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, जिनको आइडिया हो गया कैसे किसी भी बात को ट्रांसमिट कर देना है दूसरे के अंदर, इजी चीज़ है। कब, जब आप सीख जाएंगे कला, तब। दिस इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है, ये आर्ट है भैया, टीचिंग इज एन आर्ट,
इसको हल्के में नहीं लीजिए। जिनको लगता है कि भाई बहुत आसान काम है, आपसे हमारे रिक्वेस्ट है कि एक दो वीडियो बनाइए। यू कैन ऑब्जर्व दैट हाउ मच डिफिकल्ट दिस टास्क इज। किसी भी पॉइंट को आपको क्या करना है, लोगों को समझा देना है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, खासकर साइंस में तो सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स है। इसको आपको इजी वे में समझाना ये जो है एक कला है, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड में क्या होगा, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ करेंगे, इंटू क्या होगा 1 माइनस एन। अभी आपको बताया था थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, दैट मीन्स एन इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 13.6 इंटू 9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 16, क्लियर। अब क्या करेंगे हम, 13.6 इंटू 9 इंटू 16 हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम, 16 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब मैं यहाँ एलसीएम वगैरह नहीं बताने वाला हूँ, कुछ बच्चों को हो सकता है कि इसमें भी दिक्कत हो। मैं भी ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी होगी, क्योंकि आप लोग नीट और जेईई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अच्छे स्टूडेंट्स ही करते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे क्लास में तो भाई बच्चे अच्छे मिलेंगे तभी वो चीज़ें सीख पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं। ये जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है समझने में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ों में थोड़ा सा दिमाग का, ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13.6 इंटू 9 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 16, ये आपका क्या हो गया, कैलकुलेशन करने पे ये लगभग आपका आ जाएगा। तो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी जो आएगी 114.75 आ जाएगी, जो कि अप्रॉक्स 115, ठीक है। ये आपकी टोटल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी, ठीक। किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आपको मैं पहले भी बताया हूँ, किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। एनर्जी को किस में लेनी है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। तो ये फार्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। अब हम लोग जो जो पॉइंट्स पढ़े थे उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था आयनाइजेशन एनर्जी बताया था, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कौन सा होगा, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी कौन सा होगा, सेकंड सेपरेशन एनर्जी कौन सा होगा, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी कौन सा होगा, आई कौन सा होता है, ठीक। थर्ड सेपरेशन एनर्जी क्या होगा, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा जो भी चीज़ें पढ़े हैं उसको समराइज कर देते हैं। समराइज जो है ना, कंक्लूजन भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि पॉइंट हम पढ़े तो भाई कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन में हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि एनर्जी जो रिलेटेड है, बोहर मॉडल में कौन कौन सी एनर्जी है और क्या मतलब है, ये चीज़ें समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ये क्या है, एक एटम है और क्या है, ये है न्यूक्लियस आपका, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, और ये जो है आखिरी वाला ये इनफाइनाइट ऑर्बिट है, ठीक है। काफ़ी बड़ा बनाया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इतने बड़े एटम्स नहीं होते हैं, एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इवन वी कैन नॉट सी बाई द नेकेड आइज। नेकेड आइज के थ्रू हम लोग नहीं देख सकते, इतने छोटे एटम होते हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ा बनाया हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए पहला जो है ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ तक जा रहा है, ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक। तो आयनाइजेशन एनर्जी मैं पिछले क्लास में आपको बताया था, आयनाइजेशन एनर्जी उसको बोलते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से जंप करके कहाँ गया है, इनफाइनाइट तक। उसको रिमूव करने में जो एनर्जी खर्च होती है उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। फिर से एक बार और सुन लो, फिर से एक बार और सुन लो। देखो आयनाइजेशन एनर्जी उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट तक, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक जाने में जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से जंप करके अगर इनफाइनाइट स्टेट तक गया है तो उसमें जो एनर्जी खर्च होती है, अब वहाँ तक चला गया, उसको निकालने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी खर्च होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है।
तो थोड़ा सा भाषा का सिर्फ अंतर कर दिया, आप समझ गए होंगे। ठीक, क्लियर। अब देखो ये जो है ग्राउंड स्टेट से कहाँ तक गया है, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया है क्या, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो उसमें जो एनर्जी खर्च होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत बाकायदे अच्छे से सीखा था। अब देखो ये जो है ऑर्बिट नंबर 2, मतलब ये कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रॉन गई है, उसको रिमूव करना है आपको इलेक्ट्रॉन को। तो कितनी एनर्जी की खपत होगी, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, अरे जल्दी बताओ यार। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, पिछले क्लास में ये भी बताया था। ठीक, तो ये सब टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑर्बिट नंबर 3 है, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑर्बिट नंबर 3 को हम बोल सकते हैं क्या, बताइए जरा, अरे जल्दी बोलो यार, बोलो। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्या बोल सकते हैं इसको, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट तक गई है इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना है, तो इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, बताओ। तो इसको हम लोग बोल देंगे सेकंड एसई मतलब सेपरेशन एनर्जी। अब फिर से बता देता हूँ सेपरेशन एनर्जी क्या होती है। एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके इनफाइनाइट तक गई है, इनफाइनाइट स्टेट तक, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी की खपत होती है, जो एनर्जी लगता है, रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी ये भी है, क्योंकि पहले वाले एक्साइटेड स्टेट से कहाँ तक चला गया है, इनफाइनाइट तक। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इसको हम लोग फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। सेकंड से इनफाइनाइट तक गया तो सेकंड सेपरेशन एनर्जी हो गया। और ये क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से कहाँ गया है, बताओ, इनफाइनाइट तक, तो इसको क्या बोलेंगे, थर्ड एसई। तो बहुत अच्छे से आपको टर्म क्लियर हो रहे होंगे, बहुत अच्छे से टर्म क्लियर हो रहे होंगे। अरे यार बोलो, हाँ ना बोलो जल्दी, ऑनलाइन हो तो क्या हो गया, थोड़ा सा मज़ा तो आना चाहिए ना, तुम लोगों को लगना चाहिए कि हाँ टीचर पढ़ा रहा है। अरे वैसे भी थोड़ा एनर्जी हो सकता है आज का हमारी डाउन लग रही होगी, वैसे डाउन नहीं है, कभी कभी मैं शांत दिमाग से भी पढ़ाता हूँ, तो ऐसा नहीं है, हमेशा टीचिंग जो है उसको मैं चेंज करता रहता हूँ, और मैं इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करूँगा आप सबके लिए। अगर हमें प्यार और स्नेह दोगे, एक टीचर के तरफ प्यार और स्नेह। यार आजकल प्यार को समझ जाते हैं बच्चे गलत ही, ये सब जानते हो किसका इम्पैक्ट है, सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट है बच्चों पे, हर चीज़ को गलत में लेने लगते हैं। तो एक एज ए टीचर जो है, आप जितना ज़्यादा हमें प्यार स्नेह दोगे, सपोर्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए हम अच्छा करेंगे। और मुझे भी पता है हमारे अंदर अभी क्या क्या कमी है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद को एनालाइज नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग भी जेन्युइन फीडबैक वगैरह सब देते रहिए मुझे, अच्छा फीडबैक। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती का किसी को बुराई कर रहे हैं, अगर अच्छाई है तो अच्छाई भी बताइए, कुछ कमी है तो कमी भी बताइए, ठीक है, उसको हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे, बाकायदे करेंगे। अभी थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी की वजह से मैं माइक वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को समझ में आ जाती होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दो बार सुना भी हूँ। थोड़ा सा मतलब मेरी जो आवाज़ है वैसी आवाज़ अभी मोबाइल में कैच नहीं होता है, रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ ठीक ठाक है, मतलब जैसा वीडियो में जाता है उससे तो बेहतर आवाज़ है, मुझे पता है पर्सनली। लेकिन अब ठीक है, उससे क्या है, आवाज़ से कोई मतलब नहीं है, पहले मुझे भी बुरा लगता था। आपको मतलब होना चाहिए हमारे कंटेंट से, आप हमसे फ़ायदा लीजिए, ठीक है। हमें अभी फ़िलहाल तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई पर फिलहाल, और ड्रॉबैक्स ही समझो एक तरह से कि प्रेशराइज हो रहे हैं, लेकिन इतना है कि मुझे यकीन है कि आने वाले समय में मैं बेहतर करने वाला हूं। अगर स्टिक रहा इसी प्लान के थ्रू, आपको और हम अच्छे से दिखाएंगे करके। अभी तो हमारा 1.17 के हुआ है, लगभग 1175 अभी हमारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत अभी तेज़ी से ग्रोथ होगा,
आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा, स्नेह रहेगा, तो आप लोग भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए कि अच्छे टीचर हैं। एक बार हमें वीडियो तो अच्छे से देखो यार, पहले ही जज कर लेते हो टीचर को। वीडियो अच्छे से देखो, समझो, और कोई भी आजकल टॉपिक समझो कि इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 650 नंबर लाना, समझ रहे हो, इट इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क राइट नाउ। यू हैव टू बी ए प्रोएक्टिव टू गेट दैट, ओके। और सिर्फ आपको डोमिनेटिंग से होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आजकल आपको सुपर डोमिनेटिंग बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ सुपर डोमिनेटिंग इन एवरी एस्पेक्ट और इन एवरी फील्ड, ओके। कोई भी फील्ड में, कोई भी एस्पेक्ट्स हो, सब में आपको अब सुपर डोमिनेटिंग होना पड़ेगा, तब जाके कुछ अच्छा कीजिएगा। आजकल अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन और बढ़ने वाला है, इतना ही नहीं रहेगा, और ज़्यादा कंपटीशन आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में देखो तादाद काफ़ी है, रिसोर्सेस की कमी है, जिसके वजह से मतलब और ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है लोगों को। खैर चलो, वो हमारी बातें हैं, मतलब होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एज ए स्टूडेंट तुम लोगों को भी बात करना चाहिए देश दुनिया के बारे में। वो ऐसा नहीं है कि हमारे पढ़ाई से अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस आपको आनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई करते ही किस लिए हैं? सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाई कर लो, किताबी कीड़ा बन जाओ, बेहतर हो गया है, ये नहीं होता है। यू हैव टू प्रोएक्टिव इन एवरी फील्ड्स, एंड आपको जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ों के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन एटलीस्ट तो ओवरव्यूज आपके पास होनी चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। उससे क्या होगा कि जब आप कहीं जाइएगा, किसी के पास बैठिएगा, जब अपनी बात रखिएगा, तो सुनेगा कोई आदमी तो बोलेगा कि हाँ बंदे में जानकारी है, दम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया थर्ड सेपरेशन एनर्जी। ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ तक गया है बताओ? ग्राउंड स्टेट से ये गया है आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट से अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसको क्या बोल देते हैं? सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। और ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया है? इनफाइनाइट गया, तो ये क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। एक और ले लेते हैं। ग्राउंड स्टेट से, चलो ग्राउंड स्टेट से मान लो कहाँ चला गया? इनफाइनाइट तक। चाहे मान लो ग्राउंड स्टेट से, ये है यहाँ पे लिखा हूँ, ग्राउंड स्टेट से गया है कहाँ पे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। चलो यहाँ तो लिखा हूँ, मुझे लगा था नहीं लिखा हूँ, यहाँ लिखा हूँ। देखो ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। उसमें जो एनर्जी की खपत होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी की खपत होगी, उसी को हम क्या कह देते हैं? थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। और ये तो ग्राउंड से इनफाइनाइट तक गया, तो पहले ही बताया हूँ कि क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है। सॉरी देखो थोड़ा सा अभी भी मतलब खांसी जो है छूट नहीं रही है मेरी। वो एक्चुअली जानते हो हुआ क्या है, थोड़ा सा साइनस का भी प्रॉब्लम हो गया, जिस वजह से ये समस्या है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे। खैर चलिए, उससे आपको डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत हो सकता है, मानते हैं, लेकिन तुम भाई पढ़ने आए हो, पढ़ाई पर पहले फोकस करो। हमें क्रिटिसाइज कौन कर सकते हैं? जिनको पढ़ाई से नहीं मतलब है, हमसे मतलब है, सिर्फ मुझे देखने आते हैं, तो हमारी आवाज़ सुनेंगे, आवाज़ से ऑब्सेस होंगे कि अच्छा नहीं बोल रहा है, डिस्ट्रैक्ट। आप पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो हमारे कंटेंट से उनको प्यार होगा। समझ रहे हो बात क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस तो होना ही चाहिए। ये भी एक तरह से समझो कि सबसे पहले इंसान के फिजिकल अपीयरेंस से ही जज किया जाता है, ये सच्चाई है। और सिर्फ कहने की चीज़ें हैं कि कलर्स डजेंट मैटर। मुझे पर्सनली फील होता है कि कलर जो है मैटर करता है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, फिर से बता देता हूँ, लेकिन हाँ, लोगों का जो साइकोलॉजी है उस हिसाब से मैं बात रख रहा हूँ कि साइकोलॉजी लोगों का ये होता है कि पहले पर्सनालिटी और फिजिकल अपीयरेंस से ही इंसान को जज किया जाता है। ये सच्चाई है, दुनिया का रीत है। अगर आप अच्छे दिखने में होंगे तो सपोज किया जाता है, और आप थोड़ा सा लंबे होंगे, बॉडी अच्छी होगी, दिखने में अच्छे होंगे, तो आपको मान लिया जाता है कि आप अच्छे विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, आपके पास जानकारी है। ये दुनिया का रीत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनरली कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सपोज कर लिया जाता है। और ये सही बात है। इंटरव्यू में भी अगर बच्चे जाते हैं ना, तो अगर पर्सनालिटी अच्छी होती है, दिखने में अच्छे होते हैं, तो इंटरव्यूअर एज्यूम कर लेता है कि स्टूडेंट जो है या कैंडिडेट जो है काफ़ी अच्छा है और इस पोस्ट के लिए ये मतलब समझो कि बेहतर है। पहले बैठते ही समझ ये मतलब मान के चलते हैं इंटरव्यूअर।
अगर बदमाशी नहीं करे कौन कैंडिडेट, अगर खुद से अपना कचरा नहीं करे तो समझो कि उसको सेलेक्ट किया ही जाता है। ये मेरा मानना है, ऑब्जर्वेशन भी मैं किया हूँ, ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। तो सेहत पर भी आप लोग थोड़ा सा खासा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी। तो चलिए देखते हैं, ये एक नया टॉपिक है स्पेक्ट्रम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तुम लोग बोलोगे कि हर टॉपिक को इम्पोर्टेंट बोलते हो आप सब तो ऐसा नहीं है, हर टॉपिक वैसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। ठीक है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी 720 में 650 कट ऑफ जा रहा है, सोच रहे हो ना, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो हर चीज़ को इम्पोर्टेंट लेके ही चलो, विदाउट इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है आपका कुछ ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो इसको भी सीरियस लीजिए और सीरियसली इसको भी पढ़िए। ऐसा नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री है तो इसको छोड़ दोगे। बहुत बच्चे जो हैं छोड़ देते हैं, नीट वाले खासकर, उनको लगता है भाई बहुत भारी है छोड़ दो। जेई मेंस वगैरह में भी ये काम आने वाला है, क्योंकि जेई मेंस लेवल का मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, तो जेई मेंस वाले बच्चे भी हमारे वीडियो को आप देख सकते हो अच्छे से, बेसिक चीज़ें आपको बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप लोग भी ध्यान दीजिए। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। ये है इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सॉरी, माफ करना, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। देखो, ये एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन जो होते हैं उसको ये क्या करता है, सेपरेट करता है, मतलब अलग करता है। क्लियर। और फ्रीक्वेंसी अलग अलग वेवलेंथ के हों या फ्रीक्वेंसी को हों, उनको क्या करता है, सेपरेट करता है। इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोप। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर, जो कि क्या करता है, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के रेडिएशन जो होते हैं उनको सेपरेट करता है, अलग करता है। ठीक है, क्लियर। जिसमें वेवलेंथ अलग हो सकती है रेडिएशन की, या फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। स्पेक्ट्रोस्कोप एंड पैटर्न और इमेज ऑब्टेन्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन ऑफ इमर्जेंट रेडिएशन इज नोन एज स्पेक्ट्रम। एक प्लेट होता है जिसमें क्या किया जाता है, पिक्टोग्राफी, फोटोग्राफिक प्लेट होते हैं जिसमें क्या होता है, इमेज ऑब्टेन्ड होता है या पैटर्न ऑब्टेन्ड होता है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम के बारे में समझेंगे कि कितने प्रकार के स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अभी अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं भी आई होंगी, वैसे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉप चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं, आप क्लियरली इसको समझ गए होंगे। तो इसमें ज़्यादा हम लोगों को टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो काम का चीज़ है उस पर हम लोग आते हैं। तो अब इसमें हम लोग समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जैसे कि ओरिजिन के बेस पे स्पेक्ट्रम को दो भागों में बांटा गया है। इसमें मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, जो कि आसान हो जाता है थोड़ा सा समझाने में। जैसे कि फील आपको भी आ रहा होगा कि चलो थोड़ा बहुत एक तरह से समझो कि डिजिटल बोर्ड की तरफ फील आ रहा होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। वैसे तो ब्लैक बोर्ड है, हमारे पास यही रिसोर्स है, तो क्या कर सकते हैं। वैसे भी आपको फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, हो सकता है हमसे बहुत बेहतर टीचर हैं, नो डाउट, लेकिन मैं भी अपने आप को कम नहीं समझता और समझना भी नहीं चाहिए। कंटेंट के मामले में हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको आके कंटेंट देते हैं, जो कि नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो है अपने आप को ज़्यादा तेज समझते हैं, वो उस तरह के ही बच्चे ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं नीट में। आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, किसी भी टॉपिक को हल्के में आपको नहीं लेना है। हर टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका रिजल्ट नहीं अच्छा होगा, फिर हमसे आप लोग आके मिलिए। कुछ बच्चे हैं ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं, उसको ओवर स्मार्ट ही बोलते हैं कि सिर्फ बायो में मैं पढ़ के बहुत अच्छा कर लूँगा। आजकल के ज़माने में ऐसा सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, आपको मेहनत हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी। आप लोगों के लिए ही मैं इतने बेहतरीन वे में आपको आके मैं लिखवाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ताकि जो बच्चे हैं उनको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। देखो मैं कितना मेहनत करके लिखता हूँ, देख सकते हो, और ज़्यादा टाइम वैसे नहीं लगता है। ये नहीं सोचो कि हैंड राइटिंग अच्छी बन रही है तो एकदम सजा के लिखते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत फास्ट लिखता हूँ। और काफ़ी मेहनत के बाद राइटिंग वैसे ख़राब मेरी नहीं है, पहले से ही अच्छी रही है, तो कुछ लोग अपने आप को तेज समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तेज समझना अच्छी चीज़ है, लेकिन देखो दूसरों को बेवकूफ़ समझना बुरी चीज़ है, ठीक है। खुद को चालाक समझो, बहुत बेहतर चीज़ है, समझना चाहिए। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप चालाक है दूसरा बुर्बक है, दूसरा बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं होता है। आपको भी समझना चाहिए कि हाँ वो भी ईमानदार है, चालाक है, ठीक है। अब ये नहीं कि हम ही सब कुछ हैं, ये तो एरोगेंस हो गया। ये क्या हो गया? एरोगेंस हो गया। तो कभी कभी इंसान, अभी जानते हो, अभी मतलब ऑब्जर्व करके ये मैं बात बोल रहा हूँ कि 95 to 99% अभी आजकल जनरेशन में, खासकर हमारे लोकेलिटी में, बिहार की बात कर रहा हूँ, खासकर हमारे ज़िला गोपालगंज, सिवान, छपरा, ये जो है आसपास के ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पे अभी क्या मामला आ गया है कि लोगों के पास जब पैसा आ गया है तो घमंड में बहुत ज़्यादा आ गया है। एरोगेंस जो है, जिसको हम एरोगेंस बोलते हैं या ईगो बोल सकते हो, ईगो भी एक वर्ड्स अच्छा है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही आ गया है। लोगों के पास पैसा आ जा रहा है, घमंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई आज पैसा है तो कल पैसा आपके पास रहेगा ही, ये कतई नहीं हो सकता है। पैसा ऐसा चीज़ है, आज आपके पास है कल दूसरे के पास जाएगा, ये दुनिया की रीत है, ठीक है। तो आप लोग घमंड नहीं कीजिए, डाउन टू अर्थ बनिए। पैसा आपके पास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जहां आपके पास है। अब पूरा जहां भी रहता तो क्या घमंड कीजिएगा? शुक्र अदा कीजिए। एक तरह से समझो कि अगर आप गॉड में बिलीव करते हो तो उनको थैंक्स बोलिए कि चलिए हमें इतना कुछ नवाजे हैं ज़िंदगी में, हमें इतना कुछ मिल गया है। खैर चलिए, आज तो कुछ ज़्यादा ही मैं आप लोगों को प्रवचन दे रहा हूँ क्लास में। वैसे आजकल ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी वार्तालाप भी किया जाए, गुफ्तगू जिसको उर्दू में बोलते हैं। थोड़ा सा बात भी करना ज़रूरी है ताकि बच्चे इंगेज रहें। क्योंकि देखो अभी पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, बच्चों को ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से भी खुद को ढालना चाहिए। ये भी मैं जहाँ तक पढ़ाई किया हूँ ये समझ पाया हूँ कि इन्वायरमेंट के हिसाब से भी खुद को ढाल के चलना चाहिए। इससे क्या होता है कि आदमी ज़्यादा पीछे नहीं रहता है, दुनिया के साथ साथ चलता है, आगे बढ़ता जाता है। खैर मैं तो बहुत पीछे हो गया हूँ और बहुत ज़्यादा अभी बैक पोजीशन में हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि खुद पे यकीन आ गया है कि हाँ जानकारी मैं लिया, जो भी चीज़ें हैं इतना मेहनत किया हूँ तो कुछ चीज़ें सीखा हूँ। अर्निंग नहीं कर पाया हूँ अभी ज़्यादा, थोड़ी बहुत ही अर्निंग हमारी हुई है, लेकिन वो भी वक्त आता है तो इंसान अच्छा कर लेता है। ऐसा नहीं है कि जो आगे निकल गया है तो हमेशा के लिए आगे निकल गया है, ये मैं नहीं मानता। अभी से भी मैं, या कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, वो आगे निकल सकता है। सुने हो ना, हमारे पूर्वज कहा करते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते हैं, जब भी जगो तभी सवेरा, जब भी उठो तभी सवेरा है आपके लिए। उसी वक्त से आप रेस में स्टार्ट हो जाइए। ये नहीं कि भाई हाँ बहुत लेट हो गई, ये हो गई, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। आपको अभी से अगर करना है, अभी से आप अच्छा कर सकते हो। मेहनत करिए, ईमानदारी से, लगन के साथ पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल अच्छा होगा। ये हमारी तरफ से समझो कि आपको गारंटी है। गारंटी तो नहीं देना चाहिए क्योंकि कोई नहीं जानता है कब किसके साथ क्या हो जाए। खैर चलो, तो चलिए स्पेक्ट्रम को क्लासिफाई करते हैं। स्पेक्ट्रम को क्लासिफाई में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन नेचर। ओरिजिन की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देयर आर टू टाइप्स ऑन द बेस्ड ऑन ओरिजिन। मतलब ये है कि स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं ओरिजिन के बेस पे। जैसे कि पहला होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। ये किसके वजह से होता है? फिर से सुन लो। बेस्ड ऑन ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, वन इज इमिशन स्पेक्ट्रम एंड सेकंड वन इज absorption spectrum. The first one is emission spectrum due to emitted light. This is due to emitted light, and absorption spectrum due to absorbed light. फिर से सुन लो, this is due to emitted light and this is due to absorbed light. Clear? And the second one is based on nature. Based on nature, there are two types of spectrum. The first one is continuous spectrum and the second one is discontinuous spectrum. In this spectrum, the gap between spectrum, there is no gap between spectrum. There is no gap between spectrum, and in discontinuous spectrum, there is gap between the spectrum. Clear? तो इसमें क्या होता है? गैप होते हैं किसके बीच में? स्पेक्ट्रम के बीच में। इसमें क्या होते हैं? गैप नहीं होते हैं, विदाउट गैप होता है। एंड दिस वन इज
with gap. Clear? And there are two types of discontinuous spectrum. The first one is line spectrum and the second one is band spectrum. Clear? Today we are going to discuss spectrum and there are types of spectrum we have already discussed. ठीक है, तो चलिए आगे की बातें करते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही बोलेंगे, आज मन किया था तो इंग्लिश बोल दिए. ये नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में भी हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं. ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में. तो अभी कुछ झलक 1-2 मिनट आपको दिखा दिए. सोचा कि बच्चे सोच रहे होंगे कि लगा था कि इंग्लिश इतना ना आ रहा है, भोजपुरी में बोलते हैं. लग रहा है कि इनको इंग्लिश नहीं आता है. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश भी आती है, ठीक ठाक आती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे. हाँ, बोल जरूर लेते हैं और आपको समझा जरूर लेंगे. अभी कुछ देर आपको सैंपल भी दे दिया. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. So there are two types of emission. There are two types of spectrum based on origin. The first one is emission spectrum. The second one is absorption spectrum. This is due to emitted light and this is due to absorbed light. इसमें क्या होता है, जो एनर्जी जो लाइट होती है इमिट होती है, निकलती है, और इसमें क्या होती है, लाइट जो होती है एब्जॉर्ब होती है, शोषित कर लेता है, ले लेता है अपने तक. क्लियर? और बेस्ड ऑन नेचर के हिसाब से दो होते हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं. किसमें? वेब में. मैं वेब में आपको बताया था कि जो लाइट की नेचर होती है 2 प्रकार की होती हैं. देयर आर 2 टाइप्स, there are 2 natures of light. The first one is continuous and the second one is discontinuous. इसमें भी वही बात है कि इसमें स्पेक्ट्रम में भी एक होता है continuous स्पेक्ट्रम और दूसरा क्या होता है, discontinuous स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूअस में कोई गैप नहीं होता, लगातार होती हैं स्पेक्ट्रम, और डिसकंटिन्यूअस में गैप पाई जाती है जिसमें 2 प्रकार की होती हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. द फर्स्ट वन इज लाइन स्पेक्ट्रम, द सेकंड वन इज बैंड स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो हो सकता है कि आपको लग रहा होगा थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है. फास्ट बोलता हूँ, पढ़ाता मैं आराम से हूँ. ठीक है, और वैसे भी आजकल के बच्चों में ज़्यादा पेशेंस नहीं रहा है, बहुत पेशेंस लूज कर चुके हैं. तो इनके लिए तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना ही पड़ता है. तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे लगातार एक एक करके. सबसे पहले पढ़ेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में. वी आर गोइंग टू डिस्कस इमिशन स्पेक्ट्रम एंड इन दिस we are going to study about due to emitted light. इसके बारे में पढ़ेंगे कि emitted light में जो है क्या क्या आता है. ठीक है, तो इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं. तो चलो समझते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में, समझते हैं बहुत डिटेल में. When light emitted from any source, emitted का मतलब होता है निकलना. किसी भी सोर्स से अगर लाइट जब निकलती है, लाइट जैसे कि सन हो या ग्लोइंग कोई बल्ब हो, सन से लाइट निकलती है, या कोई बल्ब जो होता है जो घर में जलता है, ग्लो करता है उससे, या हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ जलता है उससे जो लाइट निकलती है एट हाई टेम्परेचर. ये TMP जो है टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस एट लो pressure is passed through prism, and after passing through prism patterns obtained on a screen, then that is known as emission spectrum. चलो एक बार अंग्रेजी में आपको बोल दिया, मैं फिर से हिंदी में समझा देता हूँ. अंग्रेजी में हो सकता है कि बहुत बच्चों को नहीं समझ में आए, तो हिंदी में समझ लो क्या दिक्कत है. जैसे कि मान लो ये स्क्रीन है, ठीक है, ये लाइट हम लोग सोर्स ले लिए यहाँ से. लाइट सोर्स जो है, लाइट इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, सोर्स कुछ भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ लिखा हूँ सन हो सकता है, सनलाइट हो सकती है. ठीक है, ग्लोइंग बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो हो सकती है, या हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर किसी चीज़ को जब जलाते हैं, हीट करते हैं, तो उससे जो लाइट निकलती है उसको हम लोग अगर पास करेंगे, इमिट करेंगे किस पे, एक प्रिज्म है. ये क्या है, प्रिज्म. क्या है ये, प्रिज्म है. प्रिज्म से जब पास करोगे लाइट को तो ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, ऐसे डेविएट कर जाती है कुछ अलग अलग एंगल पे. और स्क्रीन आप जब लेके आओगे, और इधर क्या होना चाहिए, डार्क साइड होना चाहिए. इधर क्या होना चाहिए, डार्क साइड, मतलब अंधेरा होना चाहिए इधर. उसके बाद क्या होता है, स्क्रीन पे कुछ जो लाइट है पैटर्न बन जाता है. क्या हो जाता है, पैटर्न बन जाता है. किसकी पैटर्न बनती है बताइए, स्पेक्ट्रम की पैटर्न बन जाती है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम. अरे बहुत इजी है यार, इमिशन, लाइट इमिट करके आता है कोई सोर्स. ठीक है, और बात की जाए कंटिन्यूअस की, तो विदाउट एनी डार्क स्पेस, बिना कोई डार्क स्पेस के विजियो होता है, VIDGYOR, विजियो. ये आपको ऑलरेडी मैं बताया हूँ. तो इनका जो
वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ होता है ये 38,000, सॉरी 38,000 नहीं 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर कहाँ तक पता है 7600 एंगस्ट्रॉम। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है बताइए, किसका होता है? भी मतलब क्या? वायलेट। भी मतलब वायलेट। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। और कितनी होती है? 7600 एंगस्ट्रॉम। डिग्री एंगस्ट्रॉम नहीं होता है, एंगस्ट्रॉम के ऊपर होता है। यहाँ गलती से डिग्री लिख दे रहा हूँ, डिग्री थोड़ी होता है यार। 3800 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये क्या होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम। और ये क्या होती है? कंटिन्यूअस लाइट होती है। क्या होती है? कंटिन्यूअस लाइट। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं विदाउट एनी डार्क स्पेस, बिना कोई डार्क स्पेस के ये रहते हैं। यहाँ कोई डार्क स्पेस नहीं रहता है। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा, डार्क स्पेस अगर ले लिया जाए, जैसे कि कंटिन्यूअस लाइट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो गया, जो कि मैं पहले से ही बताया हूँ। ये किसके बेस पे है? बेस्ड ऑन नेचर। ये कौन सा था? ये हम लोग बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग डिस्कस कर लिए इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। और ये हम लोग क्या बात कर लिए? कंटिन्यूअस जो होते हैं, कंटिन्यूअस, जो कि पहले से ही हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पहले भी वेब जब मैं बताया था स्टार्टिंग में, तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस के बारे में हम लोग डिस्कशन बहुत डिटेल में किए थे। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसीलिए आपको ओवरव्यू दे दिया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये आपको बता चुका हूँ। तो जो पहले ही बता चुका हूँ उस पर टाइम देके क्या फ़ायदा है? एक बार हमारी वीडियो देखिए। देखो, तुम लोग मेरी वीडियो अगर ढंग से देखोगे ना, तो एक मैं पैटर्न बनाया हूँ कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ऐसे जिसको तिसको उठा के नहीं पढ़ा देते हैं, जो भी टॉपिक होता है उसको नहीं उठा के पढ़ाते हैं, बहुत डिटेल में आपको बताई जाती है। और देखो वर्डिंग्स जो होती है ना, मैं एक बिहारी हूँ, हमारे तरफ हिंदी ऐसे ही बोली जाती है, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी सी, कभी कभी एकदम स्ट्रेट नहीं बोलते हैं हम लोग, और कभी कभी बहुत स्ट्रेट बोल देते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो हमारी भाषा जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी और पढ़ाई भी आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आगे डिस्कशन करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये तो हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम, इसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, आज के लिए ये एक तरह से समझो कि लास्ट टॉपिक है। कभी कभी मतलब मेरी जो भाषा आती है, सही बात है, कभी कभी मतलब ये है कि बंगाली जैसा मैं हिंदी बोल देता हूँ। कोई कोई बोलता है, एक दो लोग बोलते हैं, कोई कोई बंगाली टच आ जाती है कभी कभी, हमेशा नहीं आती होगी, कभी कभी आ जाती है। जैसे कभी कभी तो कोई कोई एकदम मुंह बना के बोल रहा, कभी कभी, कभी कभी तो नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बिहारी हूँ, मैं बंगाली नहीं हूँ, बिहारी हूँ। हो सकता है कि बिहारी से अलग मेरी भाषा कोई हो गई हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं मुझसे जो एक दो लोग बोले हैं इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आपको लगता होगा कि मैं बहुत स्ट्रगल करके हिंदी बोल पा रहा हूँ, और हिंदी से ज़्यादा मैं कंफर्टेबल इंग्लिश में रहता हूँ कभी कभी, मुझे खुद भी फील होता है। तो चलो देखते हैं। ये है, अभी हम लोग समझने वाले हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मान लो कि एक डार्क स्पेस है, इधर क्या है? डार्क स्पेस है, यहाँ से लाइट को इमिट किया जाता है। एक जो लाइट है मतलब रे है, λ1 इसकी वेवलेंथ है, ये λ2 है, ये λ3 है, λ4 ये λ5 है। चार नहीं 5 जो है लाइट रे यहाँ पे इमिट हुई है। तो ये देखो, लाइन स्पेक्ट्रम इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय एटम्स। ये लाइन स्पेक्ट्रम है, किससे ऑब्टेन्ड होता है, किससे प्राप्त होता है? हमें एटम से प्राप्त होता है, जो कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ये थ्योरी पार्ट है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में दे दे, तो छोड़ना तो नहीं है आपको, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसलिए कि अभी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा है, तो आपको हर एक टॉपिक पे पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक, क्लियर? अब चलो आगे बढ़ते हैं। इन एलएस मतलब यहाँ पे क्या मतलब है? एलएस का लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, शॉर्टकट लिख दिया हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। एलएस मतलब होता है लाइन स्पेक्ट्रम। सम ब्राइट लाइंस आर ऑब्जर्व्ड विद सम डार्क स्पेसेस। कहने का मतलब है कि डार्क स्पेसेस, ये देखो, ये जो है ब्राइट लाइट है, बीच में क्या होता है? डार्क स्पेस होता है। यहाँ फिर ब्राइट लाइट है, यहाँ क्या होता है? डार्क स्पेस। फिर ये ब्राइट लाइट है, यहाँ क्या होता है? डार्क स्पेस। फिर ये ब्राइट लाइट है, यहाँ क्या होता है? डार्क स्पेस। फिर ये ब्राइट लाइट है, यहाँ क्या होता है? डार्क स्पेस। समझ में आ गया? तो इसमें क्या होगा? डार्क लाइंस आपको दिखती हैं, और क्या होते हैं? कुछ डार्क स्पेस भी बीच में रहते हैं। किसमें? लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर? ये लाइन आपको दिखाई ऐसे ऐसे, देखिए
यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये डिस्कशन हो गया लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। ये क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम। इधर मैं लिखा हूँ बैंड स्पेक्ट्रम। इसमें भी कुछ डार्क स्पेस है। यहाँ से लाइट को क्या किया गया है? ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट को इमिट किया गया है। इसमें क्या होता है देखो, बैंड स्पेक्ट्रम इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय मॉलिक्यूल्स। बैंड स्पेक्ट्रम किससे? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन थ्योरी टाइप का भी एग्जाम में दे दिया जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपने से मत समझ जाओ कि ये इंपॉर्टेंट हो, इम्पोर्टेंट है। आपको पढ़ना चाहिए सारी चीज़ें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक टीचर होकर ये बात बोल रहा हूँ तो कुछ तो सोच के बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है। हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा देता हूँगा, आप पढ़ाता भी हूँ, मुझे भी ये बात पता है। तो चलो देखते हैं। ये जो है बैंड स्पेक्ट्रम इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय मॉलिक्यूल्स। बैंड स्पेक्ट्रम किससे हमें मिलता है? तो मॉलिक्यूल से मिलता है। इन बैंड स्पेक्ट्रम सम ब्राइट लाइट्स आर सेपरेटेड बाय सम डार्क स्पेसेस। देखो इसमें क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम में जैसे कि ये एक बैंड है, फिर ये एक बैंड है, फिर ये एक बैंड है। पहले बैंड में दो वेवलेंथ है, जैसे कि λ1 λ2, फिर ये बैंड है λ3 λ4, दो वेवलेंथ है। ये जो है लोअर साइड है, ये क्या है? अपर साइड है। ये लोअर बैंड है, ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, फिर अपर बैंड है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम, जो कि किससे प्राप्त होता है? जनरली ऑब्टेन्ड होता है मॉलिक्यूल से। एंड बैंड स्पेक्ट्रम सम ब्राइट बैंड्स आर सेपरेटेड बाय सम डार्क स्पेसेस। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। समझो कि ये आपके लिए मतलब आज का क्लास जो है थोड़ा सा 40 या 45 मिनट का हो गया होगा, लेकिन आपको मज़ा आया होगा, उम्मीद मुझे यही है, ठीक है। बाकी आप लोग अपना फीडबैक लगातार देते रहिए कि कुछ हमारे में इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं, मैं कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ कि नहीं, सुपर कंफर्टेबल मुझे भी लग रहा है कि अब कैमरे के सामने हो गया हूँ। हो सकता है कि अभी वर्डिंग्स जो है हमारी उतनी अच्छी आपको नहीं लगती हो, मे भी, लेकिन हम बिहारी हैं, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। बिहारियों को ऐसे भी लाइक किया जाता है, लोग हमारी भाषा को बहुत ज़्यादा मतलब फनी वे में लेते हैं, तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसी पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज़ें जो एग्जाम्स में आती हैं हम लोग अभी तक कवर किए हैं। इसके बाद की चीज़ें थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जैसे लाइमन सीरीज हो गया, बाल्मर सीरीज हो गया, पास्टन सीरीज हो गया, ब्रैकेट सीरीज हो गया, पी फंड हो गया, ठीक है, ये सब जितनी सीरीज है इस पे क्वेश्चंस लगातार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इससे जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आने वाले क्लासेस में। आने वाले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाने वाला हूँ। जितना सीरीज है, बाल्मर सीरीज हो गया, सबसे पहले तो लाइमर सीरीज होता है, फिर बाल्मर सीरीज होता है, फिर पास्टन सीरीज होता है, ब्रैकेट होता है, पी फंड होता है, इसके बाद भी और भी सीरीज होते हैं, सबको डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक ही सीरीज होता है, इसका नाम मुझे थोड़ा सा हम फेरी, लास्ट सीरीज जो होता है हम फेरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मतलब एग्जाम में जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो वाला सीरीज, बाकी जो जितने इम्पोर्टेंट है सीरीज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब टाइम रहेगा तो और भी एडिशनल चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारी खेती है भाई, पढ़ने में कोई बुराई थोड़ी है। आप लोगों को हो सकता है कि ज़्यादा लग रहा होगा, मुझे तो मज़ा आता है ज़्यादा पढ़ाने में, खासकर ऑनलाइन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई जा सके कम समय में। आप लोग को भी इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर ग्रैब करना चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए। फ्री में अगर कोई आपको एजुकेशन दे रहा है और अच्छे लेवल का दे सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना मेहनत करके, तो आपको थोड़ा सा उसको अहमियत देनी चाहिए, ठीक है। ये आप ही को लिए मतलब बोल रहा हूँ, पैसा बर्बाद करने से तो कभी भी बेहतर है कि आप फ्री में एजुकेशन लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का ख्याल रखिए, बाय बाय।